नंबर्स एक ऐसा विषय है जो आपकी पैदाइश से लेकर जिस समय आप इस धरती पर आए हैं उस समय से आपके साथ एक नंबर जुड़ जाता है। हर व्यक्ति के दो नंबर होते हैं। पहला होता है उसका मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक। न्यूमरोलॉजी आज के जमाने में जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी हमारे हाथ में है ये भारतीय विद्या नहीं है। नंबर 1 को सूर्य का नंबर माना गया है, नंबर 3 को गुरु का नंबर माना गया है। एक नंबर बहुत बड़ा मिथ है 8 नंबर जिसको शनि का नंबर माना गया, लोग उसको अशुभ मानते हैं। तो इस तरह 1 से लेकर 9 नंबर तक को हर नंबर को एक ग्रह मिला है। साथियों नमस्कार, मैं ओमकार। बाल विचार विद ओमकार की अगली पेशकश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने बहुत से विषयों पे बात किया। आज इस वीडियो में हम एक नए विषय पे बात करेंगे। इस विषय की पूरी जानकारी हेतु हमारे साथ मौजूद हैं मनमोहन जी। मनमोहन जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं। इस पूरे विषय की जानकारी हेतु मनमोहन जी आपको आमंत्रित करते हैं। मनमोहन जी पूरी विषय हमारे दर्शकों को बताने का कार्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप मुझे अपने चैनल पर और इतनी खूबसूरत जगह पर आए हैं। मैं मऊ में पहले कभी इस जगह पर नहीं आया था, मुझे नहीं पता था। जब हमने चर्चा भी किया तो आपने बताया भी ये बात। हाँ, और हालांकि मुझे मऊ में बहुत समय हो गया है, लेकिन किस्मत और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप जैसे युवा साथियों को इस विषय में इंटरेस्ट है। नहीं तो लोग अक्सर वास्तु, न्यूमरोलॉजी ये सब कुछ अलग सा विषय, कुछ पंडिताई समझकर दूर हो जाते हैं। जबकि मैंने देखा है कि इस पर हम लोगों के साथ बहुत से युवा साथी जुड़े होते हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो इसको एक करियर के तौर पे अपना रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जी। अभी आपने कैरियर का जिक्र किया कि आने वाले जो युवा हैं जिनको अपने कैरियर के लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कैरियर क्या है, मतलब इस पूरी प्रक्रिया को आप समझाने का कार्य करिए। पहले आप विषय समझ लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि करियर किस तरह का है। देखिए, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इसके नाम से आप समझ गए कि कुछ अंकों से जुड़ा है। और वास्तु लगभग संसार में सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र क्या होता है जी। वास्तु शास्त्र पुराणों के आधार पर, मैं उसका जिक्र भी कर दूंगा, रेफरेंस भी दे जाऊंगा कि वास्तु का अर्थ होता है रहने योग्य जगह। वास्तुकार, वास्तुशिल्पी आपने कई बार सुना होगा। तो पुराने जमाने में जो रहने योग्य जगह होती थी उसे कहा जाता था वास्तु। और शास्त्र मतलब उससे जुड़ा शास्त्र। तो हमारा घर, हमारी फैक्ट्री, हमारा आंगन, हमारा दुकान, जिस भी स्थान पर हम निवास, व्यापार या किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, जहां हम रेगुलर रहते हो या जहां हमारी रसोई हो, जहां हमारा भोजन बनता हो या जहां हम रात बिताते हो, वो जगह, उसके वाइब्रेशन, उसका वास्तु हमारे जीवन से जुड़ जाता है, हम पर असर करता है। और न्यूमरोलॉजी का अर्थ यह है कि एक वास्तु का काम आपके ऊपर तब होगा जब आप किसी घर को अपनाएंगे या कोई घर आपको अपनाएगा, आप किसी घर में रहेंगे। लेकिन नंबर्स एक ऐसा विषय है जो आपकी पैदाइश से लेकर जिस समय आप इस धरती पर आए हैं उस समय से आपके साथ एक नंबर जुड़ जाता है, जन्म तिथि। हाँ, जन्म तिथि आपके साथ। उसके बाद नंबर्स के सफर में बाकी अंक आपके साथ जुड़ते हैं। उस पर हम उस विषय पर बात करेंगे। मोहन जी, अभी आपने जिक्र किया व्यक्ति के साथ नंबर जुड़ते हैं, तो ये नंबर किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ते हैं? हर व्यक्ति के दो नंबर होते हैं। पहला होता है उसका मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक को हम आज की भाषा में इजी तरीके से समझने के लिए कंडक्टर और ड्राइवर कह लेते हैं। ड्राइवर नंबर है जो हमारा मूलांक है और कंडक्टर नंबर है जो हमारा भाग्यांक है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1988 या मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी पे जन्मा हुआ व्यक्ति मूलांक 1 से संबंधित होगा। उसके जीवन की लगभग सारी बातें, 99% घटनाओं को हम 1 से ही रिलेट करके और अलाइन करके देखेंगे। और अब आता है भाग्यांक। तो जनवरी का 1 आया, और जनवरी माह कौन से नंबर पे आता है? जनवरी माह 1 नंबर पे। तो फिर 1 आया। अब 2025 में कितने अंक आते हैं? 2 0 2 5। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। 2 और 2 4 और 5 9। शून्य को जोड़ेंगे तो वही मान आएगा, इसलिए हमने उसे गिना नहीं। 9 और जनवरी का 1 और
तारीख का 1, ये मिलाकर हो गए कुल 11। 11 बराबर 1 और 1 फिर 2 हो गया। तो इस दिन पर जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है। इसी आधार पे एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो सचमुच अच्छी विद्या रखते हैं वो आपके जीवन से जुड़ी घटनाओं को, वस्तुओं को, दिन को, तारीख को और आपके मोबाइल नंबर को, आपके गाड़ी नंबर को, वाहन नंबर को, बैंक अकाउंट, जहां भी आपके लिए संभव हो आप उससे अलाइन कीजिए। अलाइन कैसे किया जाता है ये आपके न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है, वो आपको करके देगा। नंबर की अभी बात कर रहे हैं आप कि 1 से लेके आप 9 तक की नंबर्स की बात की, तो ये पूरी नंबर की प्रक्रिया क्या है? मतलब एक एक करके आप बता सकते हैं, 1 का, 2 का, फिर आगे चल के 2, 3, 4, 5 का। देखिए, हर एक नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। मैं इस वाइब्रेशन को बताने के पहले आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, तभी ये बात हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अभी आपने मनमोहन जी जैसे कि अभी आपने वाइब्रेशन की बात की, तो क्या सभी अंकों में, सभी नंबर्स में किस प्रकार का वाइब्रेशन रहता है? बिल्कुल, एक एक बिल्कुल। बता लीजिए। हर नंबर का एक वाइब्रेशन होता है, लेकिन उस वाइब्रेशन को समझने के पहले हमको थोड़ा पीछे उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। आपने लगभग हर बात में, हर जगह पर, खासकर इंटरनेट पर सुना होगा कि ये प्राचीन भारतीय सभ्यता है, ये वेदों से निकली विद्या है, ये भारत के ऋषि मुनियों की विद्या है। लेकिन प्राचीन काल से जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी आज के ज़माने में जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी हमारे हाथ में है, ये भारतीय विद्या नहीं है। हाँ, हमारे भारत में ज्योतिष शास्त्र हुआ करता था, आज भी है, वास्तु शास्त्र हुआ है और बहुत सारी विद्याएं हैं। नंबर्स ग्रीक सभ्यता से निकले हैं। ग्रीस से निकले हैं नंबर्स, और नंबर्स ने, अंकों ने पूरे विश्व में प्राचीन काल में सफ़र किया, जर्नी की। उस जर्नी के दौरान जब वो विश्व में सारे देशों में गए तो उनका अपना अपना एक इतिहास है, उस पर बात करेंगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन भारत में आते समय जब नंबर्स या न्यूमरोलॉजी की जो ये विद्या है जब भारत में आई तो इसका पाला पड़ा भारत के विद्वान पंडितों से। और हमारे भारतीयों की एक पुरानी आदत है, प्राचीन आदत है, हम हर चीज में भारतीय तड़का जरूर मारते हैं। उसको जोखेंगे। चाइनीज फूड खा लीजिए तो आपको चाइनीज फूड के नाम पर ऐसे ऐसे इंडो चाइनीज डिशेस मिलेंगी जो चाइना में भी नहीं बनती, लेकिन हमने पनीर चिल्ली का इजाद किया जो चाइना में नहीं मिलती, लेकिन हम उसे चाइनीज बोल के खाते हैं। आप कपड़ों में देख लीजिए तो इंडो वेस्टर्न के नाम पर हम भारतीय कोट को, जैकेट को मिला जुला के कुछ कुछ ऐसा बनाते हैं, कुर्ता और कोट मिला के बनाते हैं। इसी तरह जब ये विषय भारत आया तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो भारतीय विद्वानों ने, ज्योतिष शास्त्रियों ने पाया कि हर नंबर का जो एक गुणधर्म है, जिसे एट्रीब्यूट कहा जा सकता है, वो ज्योतिष शास्त्र के खगोल विज्ञान के अनुसार किसी न किसी ग्रह से मेल खाते हैं। और उस ग्रह के असर और उस ग्रह की जो वाइब्रेशन या जो भी उसका गुणधर्म होगा, ज्योतिष के जानकार अनुभवी बताएंगे उसको, उससे मिलते हुए जो नंबर्स अपना गुणधर्म रखते थे उनको अलाइन कर दिया गया, मिला दिया गया। जैसे कि नंबर 1 को सूर्य का नंबर माना गया है, नंबर 3 को गुरु का नंबर माना गया है। एक नंबर बहुत बड़ा मिथ है 8 नंबर, जिसको शनि का नंबर माना गया, लोग उसको अशुभ मानते हैं। तो इस तरह 1 से लेकर 9 नंबर तक को हर नंबर को एक ग्रह मिला है। किसी को कैसे पता चले कि उसका कौन सा नंबर है? मैंने जैसे आपको अभी शुरू में बताया था, आप जिस जन्म तिथि पर पैदा होते हैं उस जन्म तिथि का जो जोड़ निकलता है, सिर्फ जन्म तिथि का, अगर आप 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 होगा। अगर आप 27 को पैदा हुए तो आपका मूलांक 9 होगा। 2 और 7 9। जब आपको सिंगल नंबर मिलेगा तब आपका मूलांक निकलेगा। आपको अपना एट्रीब्यूट उस एक सिंगल नंबर से देखना है, अपने मूलांक से। अभी हम लोग भाग्यांक पर बाद में आएंगे। तो नंबर 1 सूर्य का नंबर है, नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। अभी नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है का मतलब नंबर 2 के गुणधर्म चंद्रमा ग्रह से ज्योतिष के अनुसार मेल खाते हैं, इसलिए उसको चंद्रमा का नंबर बोला गया है। नंबर 3 गुरु का नंबर है, नंबर 4 राहु का नंबर है, नंबर 5 बुध का नंबर है, नंबर 6 शुक्र का नंबर है, 7 केतु का नंबर है, 8 शनि का नंबर है और 9 सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली एक्शन का नंबर 9 नंबर मंगल ग्रह से जुड़ा है। मनमोहन जी, चलिए ऐसा है तो हर नंबर के हम लोग वाइब्रेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। और ये बात भी अच्छी है क्योंकि जब तक हम किसी नंबर के वाइब्रेशन को नहीं समझेंगे तो
जब तक हम उसके वाइब्रेशन को नहीं समझेंगे तो हम उस विषय में आगे कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो शुरू करते नंबर 1 से। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप पूरा लिखिए। तो इसमें लोगों की एक बहुत कॉमन आदत है, मेरी भी थी, हम लोग फॉरवर्ड करके अपने नंबर पे आ जाते हैं, जिस वजह से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मिस कर देते हैं। अपने नंबर के साथ साथ बाकी नंबर्स की जानकारी होना भी ज़रूरी है, तभी हमें पता चलता है कि हमारा साथी किस तरह का है, हमारा जीवन साथी किस तरह का है, हमारा बिजनेस पार्टनर किस तरह का है। सारे नंबर्स जुड़े हुए होते हैं, कोई नंबर अलग नहीं होता। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, नंबर चार्ट का पहला नंबर है। और जैसा कि हमने कई बार सुना है नंबर 1 फर्स्ट, ये लीडरशिप का नंबर है, इसलिए इसको चार्ट में भी नंबर 1 पे रखा गया और इसके एट्रीब्यूट भी लीडरशिप के हैं। क्योंकि सूर्य से जुड़ा हुआ नंबर है, सूर्य इसको गवर्न करता है। तो इस नंबर पे एक ऑटोमेटिकली जैसे सूर्य तेज वाला रहता है ना, वैसा ही होता है। व्यक्ति तेज, उस व्यक्ति में तेज होता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर वाले हुए और आप सोचेंगे कि मैं लीडर ही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि शर्त क्या है? शर्तें बताता हूँ। नंबर 1 जैसे हम लिखते हैं, नंबर 1 लगभग हर भाषा में, देखिए मुझे उर्दू का कोई खास ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने हिंदी, इंग्लिश, असमिया, बांग्ला सब में देखा है नंबर 1 ऐसा सीधा ही होता है, स्ट्रेट। नंबर 1 का व्यक्ति उसूलों पे चलता है, अपनी रोशनी पे चमकता है, उसके उसूल उसकी सूर्य की रोशनी के बराबर होते हैं। उस व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत होती है, सीधा बात करने की आदत होती है। और मैन ऑफ हिज वर्ड, जो एक इंग्लिश में कहा जाता है मैन ऑफ हिज वर्ड, उसूलों के साथ साथ अपनी जबान का व्यक्ति होता है। लेकिन शर्तें ये हैं कि अगर आप 1 नंबर वाले हैं तो आपको अपने नंबर्स के एट्रीब्यूट के हिसाब से चलना जरूरी है। अगर आप नंबर के हिसाब से चलना भी जरूरी, अगर आप मैन ऑफ वर्ड नहीं हुए, अगर आप अपने उसूलों के पक्के नहीं हुए, तो आपके पास सूर्य की वो लीडरशिप, वो तेज नहीं आ पाएगा। आप चाहते हैं कि आपको आपके नंबर का फायदा मिले, तो आप उसकी शर्तों को भी मानिए। ये एक अग्रीमेंट की तरह है। उसकी शर्त क्या है? मतलब यही जो आप अपने उसूलों पे चलिए, जबान के पक्के रहिए, उसूलों के पक्के रहिए। नंबर 1 वाले नंबर के हिसाब से चलने पे जी बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 वाले व्यक्ति को, अब लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि वो हर जगह जाके चुनाव लड़ेंगे। नंबर 1 वाले व्यक्ति का गुण होता है कि वो जहां होता है वहां नेता बनने की कोशिश करता है और कई हद तक बन भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजनीति में नहीं है, अगर आप किसी ऑटो एसोसिएशन में ऑटो भी चलाते हैं, तो वहां पे लीडरशिप, तो ऑटो एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना है आपको। आप अध्यक्ष नहीं बन पाए। मेरी दुकान में एक लड़का है जिसका जन्म तिथि 10 तारीख का है। अब वो वहां क्या नेता बनेगा? दुकान का तो मालिक बन नहीं जाएगा। हमारा साथी है, हमारा हेल्पर है वो। उसकी एक आदत है कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, कहीं विषय में चर्चा होती है ना, वो फट से भैया मैं करा दूं, आगे आगे आ जाना। बाहर किसी को काम दिया जाता है कि चलो यहाँ चले जाओ, ये काम कराना, उस व्यापारी से बात, भैया मैं चले जाता हूँ। रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, वो आगे बताता है देखो यहाँ से जाना, वहां से जाना, वहां पुल बन रही है, वहां रास्ता बंद है। वो नेता बनता है और वो उसका फायदा भी पाता है। अभी एक बिजनेसमैन कैसे, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सब की क्या मतलब क्या था, इतिहास क्या है, अतीत इसमें ओमकार जी, परिवार में कोई ऐसा रहा? नहीं। हाँ। परिवार तो, मेरे परिवार में तो वो बैकग्राउंड रहा है कि हमारे परिवार वाले मूर्ति पूजा तक नहीं करते थे। अच्छा। हम लोग हिंदू सनातनी लोग हैं। हाँ। लेकिन हम लोग मूर्ति पूजा तक नहीं करते थे। हाँ। तो ऐसे में तो ये ग्रह नक्षत्र और नंबर्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। शुरू अचानक कहाँ से आपने रुख मोड़ा बिजनेसमैन से या इस दिशा में आगे आना? आप डेस्टिनी को कितना मानते हैं? मैं बहुत मानता हूँ। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि इस फील्ड में आने का मतलब, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को चुनने का मतलब ये है कि मैंने नहीं चुना है, डेस्टिनी ने मुझे चुना है, वास्तु ने मुझे चुना है। थोड़ा सा मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं। एकदम। सन 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव थी, तब मेरी धर्मपत्नी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। और उस समय ऐसे माहौल के कारण, कोविड के कारण, हमें सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया और हम लोग उनको पूरी ताकत लगाने के बाद भी बचा नहीं पाए। और मेरी शादी को 1.5 ही साल हुआ था, मेरी बेटी उस 1 पौने 2 साल हुआ था, तो मेरी बेटी भी उस समय 9-10 महीने की थी। और इस सदमे से मेरी माताजी का भी देहांत हो गया था उसी समय, लगभग उसी समय। तो पूरा घर उजड़ सा गया। अब क्योंकि मेरे घर में कोई था नहीं, पता नहीं ये बातें करनी चाहिए भी कि नहीं, लेकिन
मेरे घर में कोई नहीं था, खाली सिर्फ मैं ही था और मेरी बेटी उस समय 9-10 महीने की थी। मैं भी डिप्रेशन का शिकार, मेरे शरीर में मैंने आयरन को छोड़ के विटामिन, कैल्शियम, जितनी दवाइयाँ होती हैं सब खाई। एंजाइटी, न्यूरोसिस की बीमारी मुझे हो गई थी। मैंने नींद की गोलियां खाई डॉक्टर्स के कहने पर, खुद से नहीं खाई। हेलोपेरिडोल मैंने बाद में पढ़ा तो वो सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी की दवाइयां थी। तो इतनी सारी दवाइयां खाकर मतलब मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं इधर से उधर भटकता रहता था, कभी रायपुर से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से मऊ, मऊ से नागपुर, यही चलता था मेरा। तो उस समय मैंने ट्रेन में एक व्यक्ति के साथ सफ़र करते समय एक वीडियो देखा। उनका फ़ोन बंद होने के कारण उन्होंने मुझसे फ़ोन मांगा, मेरा फ़ोन मांगा, और मेरा फ़ोन मांगकर उन्होंने वीडियो देखा और उस वीडियो की कुछ बातें मेरे कान में पड़ी। तो वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आए थे, कौन थे, मैं आज तक नहीं जानता, नाम तो पूछ नहीं पाया। उन्होंने वीडियो देखा, फ़ोन दिया और उतर गए। मैंने घर जाके उनकी अपनी हिस्ट्री में, यूट्यूब हिस्ट्री में मैंने वो वीडियो चेक किया और फिर मैं अपने टीचर से जुड़ा, अपने गुरुजी से। आगे चल के वो मेरे टीचर बने। मैं अपने टीचर के बारे में आपको बताऊं कि वो उम्र के लिहाज से मुझसे 3 साल छोटे हैं। अच्छा। लेकिन ज्ञान में तो वो बहुत बड़ा समंदर है वो, और बहुत हम्बल व्यक्ति हैं। उनका नाम आपने मुझसे पॉडकास्ट शुरू होने के पहले भी पूछा था, लेकिन नाम, उनकी परमिशन नहीं तो मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि वो यूट्यूब पे बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप उनसे कभी भी जुड़ सकते हैं। और उनकी मेरे जैसे उनकी टीम में सैकड़ों लोग हैं। अच्छा। वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो हम लोग मिल जाएंगे। तो मेरे जो टीचर हैं उनके वीडियोस मैंने देखे, फिर मैं उनसे जुड़ा किसी माध्यम से। तो पहले तो मैं अपने इलाज के लिए जुड़ा था। उनकी वीडियोस में मैंने देखा कि किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा, किसी के दिमाग में क्यों प्रॉब्लम होती है, किसी के शरीर में क्यों प्रॉब्लम होती है। मेरा ध्यान पूरा बीमारियों पर था, व्यवसाय, व्यापार, वास्तु पे तो नहीं था, क्योंकि मेरे घर में 2 मौतें बीमारियों से हुई, बीमारियों से हुआ था। और मैंने उसमें एक चीज़ देखी कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है। मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट था। मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि मैं बड़े एक फ्लो में कह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो बातें रिकॉल हो रही हैं। तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और मेरे ससुराल में भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, मेरे ससुराल में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, और मेरी धर्मपत्नी को हुआ कैंसर। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर दिशा, यानी कि आपके घर के सेंटर पे खड़े होकर फोन के कंपास में जहां पे आपको 90 डिग्री दिखे वो होता है ईस्ट। जहां पे आपको 0 या 360 डिग्री दिखे वो होता है नॉर्थ। इसके बीच में होती है 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा का काम होता है आपको सही समय पे डॉक्टर देना, हीलिंग करना, इलाज करना, रिकवरी करना। और उस जगह का टॉयलेट आपको सही समय पे सही इलाज नहीं मिलने देता। आपने कई बार देखा होगा, लोग बोलते हैं दवाइयाँ चल रही हैं यार, असर नहीं हो रहा। सब कुछ होने के बावजूद भी असर नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनकी बीमारी पकड़ नहीं आती, कुछ लोग होते हैं जिनके घर में दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन बस चले जा रही हैं, असर पड़ता तो दवाइयाँ खत्म हो जाती। ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या किचन होता है तो वहाँ वास्तु दोष पैदा होता है। मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट का भी टॉयलेट था। अच्छा। क्योंकि फ्लैट ऐसा बना था कि जॉइंट और अटैच बाथरूम की वजह से 2 टॉयलेट एक साथ जुड़े हुए थे। एक का दरवाजा नॉर्थ ईस्ट और एक का जगह नॉर्थ ईस्ट। मेरी माताजी को जब हार्ट अटैक पड़ा, मेरी वाइफ की डेथ का सदमा लगा उनको उसी महीने में। पूरी दुनिया कोविड काल में हॉस्पिटल, बेड, दवाई, ऑक्सीजन किसी वजह से दुखी थी। मेरी माताजी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं उनको लेके गया। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर्स अवेलेबल थे, दवाइयाँ, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ था, बेड भी था। एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर नहीं था। सही, मेरी माताजी का देहांत हार्ट अटैक से नहीं हुआ। मेरी माताजी का देहांत हार्ट अटैक का सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से हुआ। एम्बुलेंस चलाने वाला अगर होता? एम्बुलेंस चलाने वाला नहीं था। अच्छा। तो मुझे इंटरेस्ट जागा, फिर मैंने वास्तु की पढ़ाई की, मैंने अपने टीचर से बात की तो उन्होंने मुझे सिखाया। बड़े हम्बल व्यक्ति हैं वो, और आज उनकी मतलब क्या कहूँ, उनकी सहयोग है, कृपा है, मैं काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम तो अभी भी अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं। चलिए, हमारी पुरानी जो बातचीत थी वो तो हो गई कि किस तरीके से आप तो ये था कि मैंने इस फील्ड को कैसे चुना। अभी बात करते हैं, जैसे आपने पहला तो बता दिया नंबर्स की, दूसरे नंबर का वाइब्रेशन की बात करिए। हाँ, आप मेरे फेवरेट विषय पर वापस आए हैं।
नंबर 2। हाँ, नंबर 2। अब हम बात करते हैं 2 नंबर वालों की, लेकिन ये लोग 2 नंबर ही नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए होते हैं। अच्छा। इनका मूलांक होता है नंबर 2 और इनके जीवन के ज़्यादातर फैसले इमोशनली होते हैं। ये चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा में जैसे ज्वार भाटे आते हैं ना, वैसे ये ज्वार भाटे के साथ इनके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इमोशंस के कारण ही ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी पाते हैं। ठीक। मैरिड लाइफ की बात करें तो इनके लिए जीवन साथी का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके इमोशंस को ही समझना इनके जीवन को समझने जैसा होता है। जैसे मैंने आपको नंबर 1 का बताया, इसको वर्चस्व चाहिए, इसको अपना अधिकार चाहिए। वैसे नंबर 2 को ना भावनाएं चाहिए। अच्छा। ये किसी से जीत हार की होड़ में नहीं रहता। का मैंने आपको जैसे बताया कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और डिसबैलेंस्ड भी होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी भावनाएं हैं। ताकत भी और कमजोरी भी। ताकत भी और कमजोरी भी। अच्छा। ये अपनी भावनाओं के अतिरेक में आने से बचें। 2 नंबर वालों का आप एक एट्रीब्यूट देखेंगे, मैंने अपने स्टडी में 90% लोगों को पाया है, 2 नंबर यानी 2 मूलांक वाले लोगों को मैंने हमेशा देखा है, ये धीमा बोलते हैं, ठंडे स्वभाव के होते हैं, शांत। ये जब चिल्लाते हैं, किसी को गुस्सा करते हैं ना, तो बनावटी लगता है। आप अब मेरे बोलने के बाद अपने किसी दोस्त को या किसी रिकॉल कीजिएगा जिसका भी बर्थडे आपको पता हो, जो 2 नंबर वाले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी नंबर्स आपको बता रहा हूँ, हर नंबर के एट्रीब्यूट के अनुसार आप उस नंबर्स के एट्रीब्यूट से जुड़ा काम करें, यह आपके जीवन में काम आएगा। अगला नंबर आता है 3। और इस नंबर को बताने के पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं आपको अपना बर्थ डेट नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं आपका पूछ रहा हूँ। नहीं तो इसके पहले हम एक इंटरव्यू में बैठे थे, यूं ही चर्चा थी, तो मेरे मित्र के साथ जो साथी बैठे थे, उन लोग ये इल्जाम लगाने लगे कि आप अपने नंबर को तो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, या आप भैया का नंबर तो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ है मैं आपको बताऊंगा। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ बर्थ ना बताऊंगा ना पूछूंगा, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने नंबर को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं या किसी और का नंबर। नंबर 1 की बात हो गई, नंबर 2 की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग नंबर 3 पर। नंबर 3 न्यूमरोलॉजिकली इस चार्ट का बहुत ही शुभ और सात्विक नंबर है। अच्छा। क्योंकि ये गुरु से जुड़ा है। गुरु मतलब बृहस्पति, जुपिटर। और जैसा कि हम नाम से समझ रहे हैं, गुरु, देखिए इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो ये गुरु का काम करता है। गुरु सिखाने वाला होता है। गुरु कैसा होता है? सिखाने। एक थोड़ा सा सात्विक व्यक्ति होता है, थोड़ा सिखाने वाला होता है, ज्ञान देता है। और अगर इसको हम एस्ट्रोनॉमी में देखें, एस्ट्रोलॉजी से हट के एस्ट्रोनॉमी में देखें, तो ये ग्रह के तौर पे सबसे बड़ा ग्रह है गुरु। तो नंबर 3 की जो आदत होती है, हर जगह ज्ञान देने की होती है, सिखाने वाली बात। हाँ, पहले मतलब इस हरकत के चलते उनका फायदा भी होता है, उनका नुकसान भी होता है। कई लोगों को ज्ञान पसंद नहीं आता ना, इसलिए मैं बार बार आगे बोल ले रहा हूँ क्योंकि मेरा भी 3 ही है। अच्छा, आपने बता ही दिया। और गुरु ग्रह का ज्योतिष में सोने से संबंध जोड़ा गया है। नंबर 3 वाले सोने की तरह होते हैं। सोने की तरह मतलब 24 कैरेट प्योर होंगे। सोना जैसा होता है, जितना प्योर होता है उतना अच्छा होता है। नंबर 3 वाले लोग उतने ही प्योर होते हैं, उतनी ही अच्छी तरक्की करते हैं। उनको जैसे सोना होता है ना, जितना घिसेंगे उतनी उसमें चमक बनी रहेगी। सोने को ऊपर से पानी चढ़ाने की सोने को अलग से रंग चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। यानी मैं सोना हूँ। आप तो हमारे भाई, आप है सोना। और नंबर 3 वालों के लिए मैं आपको एक खास टिप्स दे दूं। झूठ कभी ना बोलें, अपनी जबान गंदी कभी ना करें। मुंह से बोला हुआ काम, अगर इनकी जबान और इनकी नीयत साफ है तो इनकी बोली हुई बात लगभग ईश्वर की वाणी होती है, भविष्यवाणी हो जाती है। नंबर 3 और नंबर 7 दो ऐसे नंबर है जिनके पास इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। अच्छा। इंट्यूशन मतलब पूर्वाभास, पहले की। हाँ, ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे बोले अब मैं जानता हूँ रशिया यूक्रेन पे हमला। आपको दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं थोड़ा सा आभास होने लगती हैं कि कुछ हो रहा है, ना करूं ये काम, कर लूं ये काम, ऐसा। नंबर 3 के साथ मैंने आपको नंबर 2 का भी बताया, नंबर 3 का बताया, नंबर 1 का नुकसान नहीं बताया था। हाँ। नंबर 1 वाले के लिए जो नुकसान वाली बात है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 वाला व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, और जिस दिन नंबर 1 वाले व्यक्ति ने किसी का बैक बिचिंग कहा जाता है ना, पीठ पे खंजर घोंपना, उस दिन वो अपनी बर्बादी चालू करता है।
नंबर एक क्या है, ईगो है। ईगो एक खिंचा हुआ रबड़ है, पर्दा है। आप उसमें एक पिन मारिए, फिर वो धीरे 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 फटता जाएगा। डिपेंड करता है कि पर्दा कितना खिंचा हुआ है, रबड़ कितना खिंचा हुआ है। नंबर एक वाला व्यक्ति किसी से कंपटीशन करे, सामने से जाके लड़े। मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आप 1 नंबर वाले हैं, आप कंपटीशन में सामने से आइए, आपको विजय मिलेगी, जीत मिलेगी, आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ षड्यंत्र किया, पीठ पीछे जाके किसी की चुगली की, अरे यार छोड़, इसके साथ काम मत करना, मेरे साथ करना, ऑर्डर इसको मत दो, कॉन्ट्रैक्ट मुझे, उस दिन आप चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लें, चाहे वो उस षड्यंत्र में आप जीत जाए, आप पर्सनल लाइफ में अपना नुकसान, अपनी तबाही का मार्ग खोल देंगे। अक्सर ये होता है कि वीडियोस और इस तरह के प्रेडिक्शन देने वाले लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मैं आपको नुकसानदायक भी बताता हूँ। आगे हम बढ़ते इस चार्ट का नंबर 4 है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7, इन तीनों के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, नंबर 2 भी उसमें आता है, लेकिन खास इन 3 नंबर्स के लिए 4, 3 और 7, इन लोगों के लिए एक कॉमन टिप्स है, जनहित में जारी एक सलाह है। आप लोग जितना सरलता से हो सके, जितना आसानी से हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने पास्ट को छोड़ के चलें। इन लोगों के लिए पास्ट से जुड़े रहना हमेशा नुकसानदायक होता है, और इनका नेचर है कि वो पास्ट को पकड़ के रखते हैं। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, अपने पास्ट को छोड़ के चलें, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। नंबर 4 की आपने मुझसे बात पूछी। नंबर 4 मेरा अनुभव है। मेरी खुद की बेटी जो है वो 31 तारीख को पैदा हुई है, और मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 31 तारीख के बारे में, 4 नंबर के बारे में जो जो बताया गया, सब सही। नंबर 4 वाले व्यक्ति जो होते हैं, नंबर 4 वाला व्यक्ति पार्टी में जाते ही सबकी नजर में आ जाता है। नंबर 3 भी। नंबर 3 नंबर 4 के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि इनको जलनखोर ऑटोमेटिक मिलते हैं। नंबर 4 को फिर भी छोड़ दे, लेकिन नंबर 3 वाले को जलनखोर, मतलब ये बोलते हैं ना कि जन्म सिद्ध अधिकार है। आप एक पार्टी में जाइए, आप अपनी बातों की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से कहीं किसी के फेवरेट हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे। एक बंदा 3 दिन से पार्टी की तैयारी कर रहा है, आप आखिरी के मोमेंट में जाके पार्टी में फेवरेट हो जाएंगे, और यही से शुरू होती है आपके प्रति जलन। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन नंबर 3 वाले को, नंबर 7 वाले को फ्री के जलनखोर मिलते हैं। नंबर 4 वाला भी इस तरह का होता है, लेकिन वो लीडर बहुत अच्छा होता है। अब 1 नंबर में और नंबर 4 में लीडर में फर्क है। नंबर 4 वाला जहां होता है ना, अपने नंबर 1 वाले को एक ग्रुप चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जहां वो लीडरशिप करे। नंबर 4 वाला जहां होता है वहां दबदबा होता है, मैं ही मालिक हूं, क्योंकि ये राहु का नंबर है। अच्छा, ये किसी के आड़ी तिरछी बात नहीं सहन करते, ये एक नियम पे चलने, डिसिप्लिन में चलने वाले लोग होते हैं। इनके डिसिप्लिन में अगर आपने थोड़ी भी छेड़खानी की, आपने कई बार देखा हो कुछ लोग होते हैं अपनी टेबल जमा के रखते हैं, अपनी बुक, अपनी कॉपी, अपनी कंघी तक सजा के रखते हैं, आप थोड़ा हटा दीजिए ना, बौखला जाएंगे, तुमने छुआ कैसे, तुमने हटाया क्यों, वो इस बात पे बिचक जब वो जगह छोड़ के चले जाएंगे। नंबर 4 राहु का नंबर है। क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनके विचार इतने ज्यादा होते हैं कि एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि राहु सर है, धड़ नहीं है। इनके लिए जरूरी है कि ये जितने विचार कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन करना धीरे धीरे शुरू करते जाएं, नहीं तो ये विचारों में ही फंसे रह जाते हैं, सिर्फ विचार बन जाते हैं, एक्शन नहीं हो पाता। और अगली कड़ी आप बहुत जल्दी में, ठीक है चलिए। नंबर 5 बहुत अच्छा, बेचारा बीच का फंसा हुआ नंबर है। नंबर 5 को बुध ग्रह से जोड़ा गया है, जिसको नपुंसक ग्रह भी बोला गया है। नपुंसक मतलब ना ये चंद्रमा की तरह फेमिनाइन नंबर है, ना ही ये सूर्य की तरह मस्कुलिन नंबर है। नंबर 5 बैलेंस्ड का नंबर है। जिसके भी बर्थ चार्ट में नंबर 5 है, जिसके भी बर्थ डेट 5 है, वो जीवन में बैलेंस अच्छा बना के चल सकते हैं। इनके साथ शर्तें चलते नहीं, चल सकते हैं, लेकिन इनके साथ एक नुकसान ये है कि इनका दिमाग फिराने वाले लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, इनको पागल करने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन जिस दिन ये अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। 5 एक छोटी चुलबुली उड़ता परिंदा जैसी चिड़िया नहीं होती, नंबर 5 वही होता है। बस इनको इनकी शर्तों पे जीने दिया जाए। नंबर 5 वाले बिजनेस अच्छा करेंगे, नंबर 5 वाले टीचर अच्छे होंगे। मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। टीचर, गुरु और टीचर में फर्क है, ज्ञान देना और पढ़ाने में फर्क है। नंबर 5 वाले पढ़ाएंगे अच्छा, नंबर 5 वाले बुक्स और कॉपी संभालने में बहुत अच्छे होंगे। नुकसान यह है कि अगर किसी और के दिमाग से चलने लगे तो इनको लूटने वाले बहुत, क्योंकि इनका पावर इनका दिमाग है। इनके दिमाग को बंद करके
लोग इनको चढ़ाते हैं, इनको झूठी चापलूसी करके सर चढ़ाते हैं, और फिर इनका आप समझ सकते हैं नुकसान कैसे है। तो झूठी चापलूसी से बचिए। नंबर 5 वालों। नंबर 3 वालों के लिए मैं फिर से एक बात बता दूं, आप बार बार नंबर 5 पे नंबर 6 पे जाना चाह रहे हैं। नंबर 3 के बारे में, नंबर 7 के बारे में व्याख्या, आंख मूंद के किसी पे विश्वास न करें। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, आंख मूंद कर किसी पे विश्वास न करें। इनके लिए विश्वास करना हानिकारक होता है, इनको धोखा मिलता ही मिलता है। नंबर 5 की तसल्ली हो गई हो तो मैं आपको नंबर 6 बताऊं। एकदम बात लंबी हो चुकी है, जगह भी हम लोगों ने परिवर्तित कर चुका है, वहाँ से अब हम लोग आ चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। 5 नंबर तक की बात हो चुकी है, 6 नंबर पे जाएंगे। लेकिन 6 नंबर पे जाने से पहले मनमोहन जी, बात ये है कि आज कहीं ना कहीं हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम लोग जब न्यूमरोलॉजी ये सब बातें कर रहे हैं, तो क्या ये अंधविश्वास जागृत नहीं करने का आपने काम हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि विज्ञान के युग में है और युवा होने के नाते आपके मन में ये सवाल आना लाजमी भी है। देखिए, विज्ञान क्या है? किसी भी एक विषय पर एक थ्योरी देना, किसी सिद्धांत को देना और उस सिद्धांत पे काम करना और उस रिजल्ट को प्राप्त करना जो हमने दावा किया था, वो विज्ञान है। विज्ञान हर विषय में है, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चीनी डालने से कॉफ़ी मीठी होती है, तो चीनी डालने से कॉफ़ी हर बार मीठी ही होगी, नमकीन कभी नहीं होगी। कम मीठी ज़्यादा मीठी हो सकती है, ये रसायन विज्ञान है। विज्ञान ने बोला चीनी, रिजल्ट मिला मीठा, ये सिद्धांत है हमारा। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि विज्ञान आपको पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाने का सिद्धांत देता है, तो रिजल्ट आएगा कि आपकी गाड़ी पेट्रोल से चली है, फिर चाहे वो 1 किलोमीटर जाए, चाहे 100 किलोमीटर जाए, लेकिन चलेगी पेट्रोल से गाड़ी, ईंधन से। इसी तरह जब मैं आपको न्यूमरोलॉजी की बात कहता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी से आप ये समझ सकते हैं कि जो सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पर उठा के देख लीजिए। आपने जब भी जो भी काम किया है, जिस भी सफल व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, अगर उन्होंने कोई काम किया है और अपने नंबर्स के हिसाब से किया है, उन तारीखों पर किया, हाँ, उन तारीखों पर किया है, या उन तारीखों से अपने नंबर के एट्रीब्यूट से मिलता हुआ काम किया, तो सक्सेसफुल हुए हैं, सक्सेस को प्राप्त किया है। उदाहरण दूं, उदाहरण सबसे सरल होता है। मैंने अभी आपसे बॉलीवुड के एक कलाकार की बात की थी, आप गेस कर सकते हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ। शाहरुख खान साहब बॉलीवुड में किंग कहे जाते हैं, कोई बादशाह, कोई किंग कहता है। उनकी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें उन्होंने रोमांस किया है, इमोशंस का काम किया है। किरण, फेमस इमोशनल। शाहरुख खान साहब का मूलांक आता है नंबर 2 का। उन्होंने अपने करियर में जितनी फिल्में की, इमोशनल की, रोमांस वाली की, सब हिट हुई हैं। उन्होंने एक फिल्म की, मैं कुछ अपवाद को छोड़ दूं, लेकिन एक फिल्म की जो मेरी नज़र में उनकी बाकी सारी फिल्मों से अच्छी थी, अब स्वदेश। उसमें रोमांस नहीं था, उसमें बेवजह के गाने नहीं थे, उसमें बेवजह का कोई ऐसा सीन नहीं था जो जिसमें वो हे किरण करते हो, आई लव यू किरण नहीं किया उन्होंने। वो पिक्चर नहीं चली, क्रिटिकली बहुत अच्छी मानी गई, अवार्ड भी मिला, लेकिन कमर्शियली उस फिल्म ने काम नहीं किया, पैसे नहीं कमा पाई। शाहरुख खान थे सुपरस्टार, वो अपनी सैकड़ों फिल्में चला चुके थे, स्वदेश को नहीं चला पाए। कोई विषय की बात करेगा, कोई सिनेमेटोग्राफी की बात करेगा, कोई स्क्रिप्ट, लेकिन मैं मानता हूँ एट्रीब्यूट मैच नहीं था। इमोशनल आदमी ने, नंबर 2 वाले आदमी ने रोमांस से हट के बात की। मैं सभी 2 नंबर वालों को रोमांस करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं शाहरुख खान साहब की बात कर रहा हूँ। चलिए नंबर 6 की बात कर रहे थे, मैं आपको नंबर 6 का एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी का एग्जाम्पल नहीं होता, इत्तेफाक हो सकता है। आप नंबर 6 पर आइए। आप सब ने भी, आप कमेंट करके बताइएगा, मेरी बात से अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। और आप मुझे अभी बताइए, आपने एक रैपर का नाम सुना है, हनी सिंह? एकदम सुना। मैंने उनके बहुत से गाने सुने हैं। मैं इसको सपोर्ट तो नहीं करता, मैं संगीत प्रेमी जरूर हूँ, लेकिन उनके गानों में हमेशा वो दारू, लड़की और अपना वर्चस्व दिखाना, इस तरह की पार्टी, ऑल नाइट, वर्चस्व है ना, हम पूरी रात पार्टी करेंगे। अच्छी बात है, बुरी बात है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। वो सुपर हिट हुए, फिर कहा जाता है कि उनको नशे की लत लग गई, फिर वो वापस जब कम बैक कहा जा रहा है, उन्होंने एक गाना निकाला सोबर, सोनाक्षी सिन्हा के साथ, देसी कलाकार का पार्ट 2 निकाला। वो सिंपल गाना था, थोड़ा मेलोडियस गाना था, वो नहीं चला। इसके पहले उन्होंने एक और गाना निकाला था जिसका नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो खुद भी कह चुके हैं, उन्होंने भगत सिंह के साथ नाम पर एक गाना निकाला, वो नहीं चला। वो वापस आए
और मिलेनियर करके उन्होंने निकाला, फिर उसमें वो सिगार और अपना लग्जरी दिखाया, फिर हिट हो गए। हनी सिंह तो वही थे, हर गाने में वही हनी सिंह थे, वही म्यूजिक था, क्यों नहीं चले? इसका जवाब है हनी सिंह का डेट ऑफ बर्थ जो उनको अलाउ करता है वो मूलांक 6 है, और मूलांक 6 शुक्र का नंबर है, जो लग्जरी को दिखाता है, जो बहुत क्रिएटिविटी को दिखाता है, वो जो शान शौकत को दिखाता है। नंबर 6 वाला व्यक्ति, अब ये नहीं कहूंगा कि नंबर 6 वाला व्यक्ति नशा करे, लग्जरी की बात हो रही है। नंबर 6 वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से खुल के जिए। मैं फिजूल खर्च की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जिस दिन सोचेगा कंजूसी करूं, थोड़े पैसे बचा लूं, उस दिन वो जो हाथ में है वो भी गंवा देगा। नंबर 6 हमेशा। 6 में कौन कौन से ऐसे दिनांक आते हैं? 6, 15 और 24। 6, 15 और 24। नंबर 6 वाला व्यक्ति शुक्र ग्रह से गवर्न होने के कारण क्रिएटिव बहुत अच्छा होता है। इनको आप देखिएगा, इनकी पर्सनैलिटी मतलब कैसे भी रहे लेकिन बन ठन के तैयार रहते हैं बिल्कुल, मतलब किसी भी मौसम में रहे पर्सनैलिटी बनी रहेगी। इनके लिए सलाह है भैया बन ठन के रहें, सफाई पसंद होते हैं तो सफाई से रहें, सफाई खराब ना करें। जिस दिन आलसी हुए, जिस दिन गंदगी में रहने लगे, जिस दिन कंघी नहीं किया, उस दिन ये नुकसान पाएंगे। परफ्यूम लगाएं, और ये अंधविश्वास कहीं नहीं है। आप मेरी बातों को अपने जन्मदिन से जोड़ के देखिए, अगर आपके ऊपर मैच ना करे तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर फिर रिसर्च करूंगा। ये विषय तो बहुत लंबा है, बात करेंगे तो रात हो जाएगी। तो ये बताइए, जैसे कि अगर जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं और ये सब के बारे में जब जानकारी रखते हैं तो ये खुद क्यों नहीं करोड़पति हो जाते हैं? होते हैं। मैं इस मिथ को तोड़ूं, मेरे पास ये बहुत सारे सवाल आए, आपने तो मुझसे बहुत अच्छे और सभ्य तरीके से पूछा। लोग ये भी कहते हैं आप इतना सब कुछ जानते हैं तो आप इस हालत में क्यों हैं, आप अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रहे हैं? भाई मैं किस ज़िंदगी में था, मैं कहाँ पर था, वहाँ से निकल के आज यहाँ खड़ा होना भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। सही बात। अब मैं सलाहकार हूँ, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, मेरी कंसल्ट पे लोगों को फायदे हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में उसको उतार ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे को कैसे फायदा होगा? आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आप झारखंड में बैठे हैं, आप जमशेदपुर में बैठे हैं, आप फिल्मों में काम करना चाहते हो तो आप ऑस्कर तो नहीं जीत सकते ना। आप फिल्म फेयर तब जीतेंगे जब आप बंबई जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे और वहां किसी एक मौके पे आपको फिल्म मिलेगी, तब आप कितने अच्छे कलाकार दिखेगा। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तुशास्त्री हो, चाहे कोई भी हो, आपकी तरक्की, आपका भाग्य मेहनत से मिलेगा और किस्मत से मिलेगा। मैं आप सबको बता दूं, ये न्यूमरोलॉजी, ये वास्तु बहुत असरकारक है, लेकिन मेहनत सबसे पहली शर्त है। मेहनत और हुनर ही सबसे पहली शर्त है। न्यूमरोलॉजिस्ट होने के बाद भी मैं आपको ये कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नंबर्स का उपयोग कर लें और बोलें कि मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊं। ये आपको सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, एक न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तुशास्त्री या ज्योतिष अपना जीवन क्यों नहीं बना पाते? वो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो गलत जगह पर होते हैं या गलत लोगों के बीच में होते हैं। आपका पर्सपेक्ट पैसे से है ना? आप लोगों के बीच बैठ के उम्मीद करते हैं कि आपको कोई 21,000, 11,000 या 51,000 की फीस दे दे, तो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये 11,000 आपके लिए सही है कि ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। आप एक घर बना रहे हैं, उस घर की कीमत 50 लाख रुपए है, और उस घर के वास्तु को ठीक करने या सेट करने के लिए आप किसी कंसल्टेंट को 21,000 रुपये देने को तैयार नहीं है। बाथरूम में आप 50,000 का नल लगा लेते हैं, किचन में आप 50,000 की चिमनी लगा लेते हैं। न जाने कितनी बार फर्नीचर बनाते समय आप लोगों ने गलत फर्नीचर बनने के कारण लकड़ी वेस्ट करके फिर दोबारा से बनवाया होगा। तब आप लोग घर बनाते समय नहीं सोचते, लेकिन कोई व्यक्ति जो आपके घर का वास्तु ठीक करके कंसल्टेंसी कर दे, उसको 11,000 देने में आप लोग को लगता है कि वेस्टेज है। यहाँ पे आपकी सोच आती है, यहाँ पे लोगों की सोच आती है। आप सब अपनी अपनी सोच बदलिए। जरूरी नहीं कि आप मेरे पास आए, आप दुनिया में जिस भी वास्तुशास्त्री को जानते हो मिलिए, पहले अपने घर का वास्तु ठीक कराइए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब आगे नंबर्स की बात करते हैं। हाँ। 6 नंबर की पूर्ति कर चुके हैं, हम 7वें नंबर पे आते हैं। और 7वें नंबर का हालांकि पहले भी आप जिक्र किसी नंबर में कर भी रहे थे आप। बहुत विस्तृत नंबर है, बहुत विस्तृत नंबर है, बहुत गूढ़ ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 7 केतु का नंबर है। जैसे नंबर 4 राहु का नंबर था, सर था, धड़ नहीं था। नंबर 7 केतु का नंबर है, धड़ है, सर नहीं है। ये लोग अपने इंट्यूशन पे जीते क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है,
व्यक्ति के पास नहीं, केतु के पास की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति दिमाग वाले होते हैं, 7 नंबर वाले बुरा न माने, इनके पास सर नहीं होने का मतलब है कि इन लोगों के लिए जीवन में बुद्धि से ज्यादा दिल की चलती है। दिल की चलने का मतलब है जब इनको जिंदगी में कोई किसी सवाल पर 2 उत्तर आ रहे हो कि दिल कह रहा है ये करो और दिमाग कह रहा है ना करो, तो इनको अपने दिल की सुननी चाहिए। क्योंकि केतु एक इंट्यूशन से प्रभावित होता है, इनके दिल की बात हमेशा सच होती है, अक्सर सच होती है। 3 नंबर और 7 नंबर की फिर से मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों का कभी आपने बुरा किया, आप चाहे किसी भी नंबर के हो, आप खुद 3 नंबर के हो, 3 नंबर और 7 नंबर का जिस दिन आपने कुछ बिगाड़ा और अगर ये निर्दोष है, 3 और 7 और निर्दोष है, तो इनकी कार्रवाई ऊपर वाला करता है, इनका बदला कुदरत लेती है। इस बात को समझिएगा। 3 और 7 वाले का दिल दुखाने का जो भी परिणाम हो, दिल दुखाना तो किसी का भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर 3 और 7 का दिल दुखा है तो इनकी तरफ से बदला कुदरत लेती है, क्योंकि इनका दिल है, दिमाग नहीं है। नंबर 3 भी सोचने विचारने वाला व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, इसके दिल की आवाज भी निकलेगी, दिल की आह निकली, किसने सुनी? आपने तो नहीं सुनी, तो वो जाएगी यूनिवर्स के पास। नंबर 7 दिल है, दिमाग नहीं है। दिमाग है मतलब केतु की बात हो रही है। हाँ। तो इनकी जो आवाज निकलेगी दिल से निकलेगी। दिल से निकली आवाज कौन सुनता है? परमात्मा। आपने अगर नंबर 7 का कुछ बिगाड़ा है तो तुरंत जाके डैमेज कंट्रोल कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए। इनके लिए एक टिप मैं दूंगा, नंबर 7 वालों के वैवाहिक जीवन पर कई बार मैंने बड़े बुरे अनुभव किए हैं, ईश्वर सबका भला करे, लेकिन नंबर 7 वालों के लिए ज़रूरी है कि अपने वैवाहिक जीवन को बचा कर रखें, क्योंकि इनके बीच में वैचारिक मतभेद बहुत होते हैं। ये अपने एक वर्ल्ड में जीने वाले लोग हैं। नंबर 7 भी लीडर होता है, लेकिन ये कोई नेता या लीडरशिप वाला नहीं, ये अपनी एक अलग दुनिया बनाता है। किंग ऑफ हिज ओन किंगडम इनको उपाधि मिली है, ये अपनी एक अलग दुनिया बना के जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा है महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट में आए, भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे कप्तान मिले हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान हुए जिनका हेलीकॉप्टर शॉट अलग ही निकला। हेलीकॉप्टर शॉट इनकी अलग ही एक अलग दुनिया बनी है ना, इनकी कीपिंग वो लेके पीछे बिना देखे, ये एक अलग ही तरह का इल्यूजन बना के जीते, ये अपनी दुनिया में जीते हैं। डीआरएस को लोग धोनी रिव्यू सिस्टम बोलने लग गए। क्रिकेट में जब तक महेंद्र सिंह धोनी रहे तो इनका अपना एक वर्ल्ड बना। नंबर 7 आप देख लीजिएगा, सारी जानकारी गूगल पर है। ये पूरी तरह से सिद्ध होने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। इन नंबरों में शुभ और अशुभ भी होता है क्या? कोई नहीं होता। अच्छा, कोई नंबर अशुभ नहीं होता। जो भी बोलता है नंबर, आपने अक्सर सुना होगा नंबर 13 अशुभ होता है, नंबर 8 अशुभ होता है, सब बकवास है। नंबर 8 की बात करें तो हम अगली कड़ी भी 8 ही है हमारा। देखिए नंबर 8 जो होता है वो शनि का नंबर होता है, शनि ग्रह से जुड़ा होता है। और लोग डरते हैं कि अरे नंबर 8 है शनि का नंबर, तो लोग शनि से डरते हैं, इसलिए उसको अशुभ मानते हैं। अशुभ नहीं होता। पुलिस के सामने चोरी करेंगे तो आपको तो पकड़ के मारेगा ना, जज के सामने आपकी चोरी साबित होगी तो वो तो फैसला करेगा ना। तो लोग बोलते हैं नंबर 8 है शुभ है। आप नंबर 8 वाले किसी घटनाक्रम में अगर गलत है, अगर आप कुछ उल्टा कर रहे हैं तो नंबर 8 आपके साथ गलत है। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल समझा दूं। नंबर 8 जैसे मैंने बताया कानूनी नंबर है, ये देवताओं का कानूनी नंबर है नंबर 8। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है, पर्सनल 8 की बात करते हैं, आम लोगों के लिए नहीं, जो खुद 8 तारीख है, 8, 17 और 26 तारीख वाले लोग हैं, इनके लिए जरूरी है कि जैसे एक जज होते हैं या कोई ऐसे जुडिशरी के लोग होते हैं, आम पब्लिक चाहे जो भी काम करे उनके ऊपर एक अलग सिस्टम चलता है, लेकिन इनके ऊपर सिस्टम थोड़ा ज्यादा सख्त होता है। ये आम दुकानों पे भी खरीदी करने नहीं जाते, इनका एक प्रोटोकॉल होता है। वैसे नंबर 8 वाले अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो इनके ऊपर जो कार्रवाई होती है कुदरत की, थोड़ी तेज होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब नंबर 8 वाले ने कुछ गलत किया तो हो सकता है नंबर 3 नंबर 4 वाले को अलग सजा मिले, हो सकता है नंबर 5 वाले को अलग सजा मिले, लेकिन नंबर 8 वाले को अपने स्वास्थ्य में, अपने करियर में, अपने धन में और अपने नाम में नुकसान देखना पड़ेगा। मैंने नंबर 1 के बारे में आपको बताया था कि अगर इसने किसी के बैक बिचिंग की, किसी की पीठ में खंजर घोंपा या किसी का पीठ पीछे छुप के नुकसान किया, सामने लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पीठ पीछे छुप के नुकसान किया, तो इसका नाम और यश खत्म हो जाता है। नंबर 8 के लिए मैं कह रहा हूं, नंबर 8 ने झूठ बोला, किसी का बुरा किया, बैक बिचिंग की, तो इनका स्वास्थ्य खराब होता है। पैसा शायद बच जाए
लेकिन स्वास्थ्य ज़्यादा कीमती है। नाम यश कीर्ति जाना बहुत बड़ी बात होती है। आखिरी और एकदम लास्ट, नंबर 9, मैंने आपको शुरू में बताया था, मंगल ग्रह से गवर्न होता है और नंबर 9 एक्शन का नंबर है। मंगल शक्ति, अग्रेशन। नंबर 9 वाले वो लोग होते हैं जिनको आपने काम बोल दिया, बेटा ये काम कराना, भाई ये काम कराना, और फोन के अरे यार सुन तो वो करते आना, तो आधा काम बोला था वो तब तक वापस काम करके आने लग जाएंगे। अच्छा, वो हनुमान जी गए, वो पहाड़ उठा के ले आए, सारा नहीं समझने जड़ी बूटी कौन से, जाओ पूरा ही उठा लो यार, सभी लेके। हाँ, एक्शन। नंबर 9 का ही एग्जांपल मैं आपको दूं, सलमान खान, अक्षय कुमार, एक्शन खिलाड़ी के नाम से चले। और एक्शन की उनकी मूवी हिट भी रही, उनकी फिल्में और भी हिट रही हैं, लेकिन उनको आप लोग एक्शन स्टार के नाम से ही जानते हैं। सलमान खान ने भी रोमांटिक फिल्में की, क्या आपने उनकी कोई रोमांटिक फिल्म का नाम बताइए? लेकिन एक्शन आप 10 बता सकते हैं। क्रिटिक्स उनकी स्टोरीज को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन दबंग देखिए कितनी हिट हुई। सही है। ये फिल्मों की बात मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे भारत की जनता फिल्मों से जरूर नोन होती है। मैं आपको कॉर्पोरेट के एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आपको राजनीति के एग्जांपल दे सकता हूँ, फिल्मों से नोन भी रहते हैं। जैसे एग्जांपल था, मैं वापस थोड़ा रिवर्स लेना चाहूँगा, नंबर 8 की बात हो रही थी, नंबर 8 का अशुभ और ये और वो बोला गया। नंबर 8 फैसला करने वाला, जज वाला जो होता है, ये आप समझिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ईश्वर उनको चिरायु करे, 17 सितंबर यानी 17 माननीय नरेंद्र मोदी 8 नंबर वाले हैं, 17 तारीख वाले हैं। देखिए, पक्ष विपक्ष जो भी बोले, राजनीति आपका विषय भी है तो मैं आपको इसमें जोड़ूंगा। राजनीति में चाहे जो भी बात हो, लेकिन आप किसी आम पब्लिक से पूछिए, उरी पर जो कार्रवाई हुई, जो कश्मीर पर 370 की कार्रवाई, वो क्या सही हुई कि नहीं हुई, लोग आपको खुद जवाब दे देंगे। ये एक्शन लेकर इन्होंने तुरंत फैसला किया, जजमेंट किया, ये रुकने वाले लोग नहीं है। तो नंबर 8 अशुभ होता तो भारत के लिए तो ये तो और दिक्कत होती। अब हम वापस नंबर 9 पर आते हैं। नंबर 9 हमेशा एक्शन पे रहे, नंबर 9 आलस से दूर रहे, नंबर 9 काम करने में विश्वास रखे, और हल्का सा अग्रेशन अपने काम में, अपने व्यवहार में रखे। हल्का सा अग्रेशन मतलब काम को लेकर अग्रेसिव नेचर, ये नहीं कि अग्रेशन का मतलब हम गुस्सा ही दिखाते रहें, वो नहीं है। इसकी बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन हम विषय को विराम देते हैं। नहीं, विषय को हम तो अभी विराम देते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो अगर दर्शकों को और पसंद आई और कमेंट किए, जिसने भी कमेंट किया, हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर किसी ने एक वीडियो इसी पे हाँ, पूरी नंबर्स पे उसकी पूरी व्याख्यान के हम लोग बनाने का काम करेंगे। मैं आपको ये वादा करके जाता हूँ कि अगर आपके कमेंट में 2 सवाल भी आ गए ना, हाँ, कोई 2 क्वेश्चन भी आ गए, तो उसका उत्तर देने के लिए मैं आ जाऊंगा। अरे वाह, आप मत चिंता कीजिए कि जब हम लोग शुरुआत जब कर रहे थे और जब हम लोगों ने न्यूरोलॉजी की बात किए, तो वहीं पे हम लोगों ने जिक्र शुरुआत में किए थे कि इसके में कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, तो कैरियर के बारे में, इसके मतलब हम जो युवा हैं इसके वो पढ़ाई करें या हम लोग इसको सीखें, तो हमारे कैरियर में आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इस विषय को। ये सवाल आपने बहुत काम का पूछा। देखिए, न्यूमरोलॉजी के उपयोग क्या है? किसी भी बात में करियर तब डिसाइड होता है जब हमको उसकी उपयोगिता पता चले। न्यूमरोलॉजी का उपयोग ये नहीं है कि आपने बोला भाई तेरा बर्थ डेट क्या है, मैं आपके बर्थ डेट के हिसाब से उसके एट्रीब्यूट बता दूं। आपने एट्रीब्यूट जान लिया, आपने क्या किया, कुछ विशेष नहीं। न्यूमरोलॉजी आपको आपके काम के लिए सही डेट चुनना, उस डेट पर काम नहीं हो रहा है तो उस डेट को अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करना। ये अलाइनमेंट क्या होता है, ये कोर्स का विषय है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी बताना संभव नहीं है। आपका विजिटिंग कार्ड बनाना, आपका ईमेल आईडी बनाना, आपका फ़ोन नंबर डिसाइड करना, शुभ अशुभ नंबर चुनना, जो आपने शुभ अशुभ बोला था व्यक्तिगत रूप से, यूनिवर्सल रूप से नहीं। एक नंबर आपके लिए शुभ हो सकता है, किसी और के लिए अशुभ भी हो सकता है। आपके प्रोडक्ट का लॉन्च या उसका नाम, आपके बिजनेस का नाम क्या हो, आपके कंपनी का लोगो कैसा हो, लोगो का शेप कैसा हो, उसका कलर कैसा हो, विजिटिंग कार्ड का बैकग्राउंड कैसा हो, ये बहुत विस्तृत विषय है। इसमें आपको करियर बनाना हो तो मैं बहुत जल्द आपके शहर में ही इसकी 2 या 1 दिन की क्लास कोशिश कर रहा हूँ कि वर्कशॉप के तौर पे, इतना मैं आपको जितना मैंने कहा ये सिखा दूं। ये लंबा विषय है, मुझे तो 1.5 साल लगा इसको सीखने में, लेकिन ये 1 या 2 दिन के अंदर इतना सीख सकते हैं कि आपका लोगो कैसे डिज़ाइन होगा, आपका फ़ोन नंबर कैसे डिज़ाइन होगा। तो कोर्स में क्या यही इसी सब बातों पर चर्चा होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी मेरे पूरे कोर्स में सीखी हुई एक सब्जेक्ट का नाम है। अच्छा।
मैंने मैनिफेस्टेशन पे भी काम किया है, मैंने मेडिटेशन पे भी काम किया है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मेरे ज्ञान तो जितना पाइए उतना कम है, और मैंने उसमें से एक बूंद पाई है, अभी सागर बचा है। और मैं जितना जानता हूँ, मैं अपने आने वाले कोर्स में, उसकी डेट मैं आप लोगों को बता दूंगा, सही दिन का इंतजार हो रहा है। उस कोर्स में मैं आप लोग को बहुत नॉमिनल सी, लगभग फ्री की फीस में, खाली वो व्यवस्था हो जाए उतनी फीस में मैं कोर्स चलाऊंगा मऊ शहर के अंदर ही। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और न्यूमरोलॉजी का ज्ञान जो मुझे मालूम है, जो मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ वास्तु के टिप्स भी मैं शेयर करूंगा। वास्तु एक वृहद विषय है, उसके वो एक दिन में नहीं हो सकता। अभी आप जिक्र कर रहे थे मेडिटेशन की, मैनिफेस्टेशन की, ये क्या है? मेडिटेशन आप सभी जानते हैं, ध्यान लगाने को ही मेडिटेशन कहा जाता है, लेकिन मेडिटेशन का एक प्रोसीजर होता है। आज मैं आपसे बोल दूं कि आंख बंद कीजिए, ध्यान लगे। आप क्या करेंगे ध्यान लगा के? गाना गाएंगे? अंदर आपको क्या करना है? गायत्री मंत्र पढ़ना है, ओम करना है, कोई आपको कुंडलिनी जगाने बताता है। ये सब ऐसा नहीं होता कि आपने आंख बंद की और कुंडलिनी जागृत हो गई। मेडिटेशन में मैं जो आपको कराऊंगा उसमें काफ़ी सारा हिस्सा स्वर विज्ञान का होता है। आप ये देखिए कि मनुष्य की 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ। उसमें मुख्य होती हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल और सेंट्रल, जहाँ दोनों साथ में चलती हैं। आप भी करके देखिए। ऐसा छोड़ेंगे तो आपको अपने एक नाक से सांस आती दिखेगी, एक नाक से नहीं दिखेगी। हर इंसान की एक समय में एक नासिका से सांस ज़्यादा आती है, कभी कभी दोनों से आती है। अब हम ध्यान में उन नासिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। फिर वो अंदर प्रोसीजर होता है जिसको ऐसे समझाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपने शिव तांडव स्रोत का नाम सुना? माफ कीजिएगा, मैं आपको कुछ पंक्तियां बताता हूँ। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद डमट डमर वयम चकार चंद्र तांडव तनोतन शिवा शिवम। ये लाइनें बोलते समय आप सभी ट्राई करके देखिए। ये बोलते समय आपका गला, पीछे गर्दन का हिस्सा, लगभग आपकी चोटियां तक, आपका श्वास कितना क्लियर है उस पर डिपेंड करता है, लगभग आपकी चोटियां तक। और गले का ये जो सीने का जो बीच का हिस्सा है, इसके थोड़ा ऊपर तक, जहां हमारा गला कहलाता है, और यहाँ तक, इस हिस्से में, इन लाइनों में आपको वाइब्रेशन फील होगा। जटाटवी गलत जल, ये थोड़ा सा इसकी अगली लाइन, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत्रुगंध संतति प्रमोदमान मानसे। ये बोलते समय आपके कान और आपके ये पूरे नर्व सिस्टम में वाइब्रेशन जाता है। कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुद्धरामणि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु अस्तु मे। ये मैंने बोलते समय सांस यहाँ से छोड़ी, और यहाँ ये कृपा कटाक्ष धोरिणी, ये बोलते समय मेरी नाभि से ताकत लगी, नाभि से सांसें, पेट से स्वर आया। ये क्या था? ये सनातन में या पुराणों में ये जो बनाए गए थे, गाना गाने के लिए नहीं बनाए थे, ये प्रैक्टिसेस थी। ये मेरी नाभि से श्वास आया, पहले मेरे गला साफ हुआ, पहले मेरी नासिकाएं साफ हुई, जटाटवी गलत जप। तो इसी तरह की प्रैक्टिस है जो हम अपनी श्वास से लेंगे, अपने शरीर को शुद्ध करेंगे। बाहरी सफाई, अंदरूनी सफाई दोनों सीखेंगे। ये मेडिटेशन है। मैनिफेस्टेशन बहुत वृहद विषय है। आप आइए, कोर्स में आपके साथ बात होगी। तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इस तरह के विषय कोशिश करके एक दिन में जो संभव है हम उसको पूरा करेंगे। युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको इसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं अपनाना है, युवा नहीं है आप, आपकी उम्र कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको केवल अपने उपयोग के लिए भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कंसल्टेंसी नहीं लूंगा, मैं सीख लेता हूँ, फिर मैं अपना काम खुद करूँगा, तो भी आप सीख सकते हैं। तो कैसे जुड़े आपसे? आपके पास फ़ोन नंबर है, आपके पास जानकारी है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप दे दीजिए, आप अपना लिंक दे दीजिए, आपसे भी संपर्क हो जाए। मैं यहीं मऊ शहर में आपको आसानी से मिल जाऊँगा। आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी जानकारी इनके द्वारा, मतलब जो भी मुझको प्रोवाइड की जाएगी, मैं लगा दूंगा, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग बात को ख़त्म करें जी? अगर इजाज़त हो आपकी तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिना प्लानिंग के हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत बातें हुई। तो ये कहीं ना कहीं पूरे मऊ जनपद के लिए एक अपरिचित सा विषय था, नहीं परिचित ही विषय है, लेकिन बहुत से ऐसे विषय लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी अच्छे से, या कई सुनाई बातें तो उनके पास थी, लेकिन बृहद इस पे जो चिंतन कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये विषय तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का कार्य किए ही। तो आप किसी शब्दों में ये विराम देते हैं इस वीडियो को,
और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी जिज्ञासा जो भी है, जो भी आपको इस वीडियो में लग रहे हों, अपने सवाल इस कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।